Good morning, students. How are you? I hope you are well at your home. And our today's topic is unseen passage. We used to call it comprehension. It is useful for class 10th and 12th both, 11th also. और ये दो पार्ट में बन पाया है, एक पार्ट में इनफ स्पेस नहीं हो पाता है, टाइम बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में बनाया मैंने इसको। और अनसीन पैसेज चलो स्टार्ट करते हैं, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये क्लास 12 के लिए 12 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए रीडिंग पार्ट का होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं और सारे ही 5 के 5 क्वेश्चन 1 मार्क होते हैं, यानी कि टोटल 5 नंबर्स के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड होते हैं वो 7 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 7 का आपको आंसर करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन होता क्या। ये सीन और अनसीन दोनों ही पैसेज हो सकते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है? Let me tell you, the comprehension word comes from the comprehend and it is verb. भी मैंने लिखा है, इससे आपको समझना चाहिए कि ये comprehend एक वर्ड है जो वर्ब होता है और उसका मीनिंग होता है to understand, यानी कि समझना। तो आपको समझ आया होगा कि comprehension का मीनिंग क्या है। ये comprehend वर्ड से लिया गया है जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब ही होता है समझना। अब बात करें कि comprehension एक नाउन हो गया और इसका मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग, कि अब तक आपके अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो एग्जामिनर चेक करना चाहता है। अगर हिंदी में बात करें तो इसको आप कह सकते हैं समझ या समझदारी। मीन्स कि जो एग्जामिनर है वो आपकी समझ कितनी डेवलप हुई है, आपकी समझदार आप कितने हैं, उन चीज़ को चेक करना चाहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग है इट इज़ मेंट टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग पावर्स एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स ऑफ ए स्टूडेंट। ये किस लिए पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट ही क्वेश्चन होता है और ये लॉन्ग भी होता है। 800 to 900 वर्ड्स के लिए होता है ये। मतलब 800 to 900 वर्ड्स इसमें कंप्राइज होते हैं, इतने शब्द होते हैं। तो बहुत ही टिपिकल हो जाता है, बहुत ही बिग हो जाता है कि स्टूडेंट इसको पढ़ेगा और फिर उसके आंसर उसको करने हैं और विद इन द गिवन टाइम पीरियड। तो ये कहता है इट इज़ मेंट टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग पावर, यानी कि बच्चे के अंदर जो समझने की जो उसकी क्षमता है उसको टेस्ट वो करना चाहता है, या इंटेलेक्चुअल स्किल्स या उसके बौद्धिक जो क्षमता है स्टूडेंट की उसको चेक करना चाहता है। ये कॉम्प्रीहेंशंस सभी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं और मेरे लिए भी हो सकते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि इसमें बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कभी हमने एनकाउंटर ही नहीं किया या जिनसे हम फैमिलियर ही नहीं है, फिर भी हमें उनका आंसर करना होता है। ज़रूरी नहीं ये जानबूझकर इस तरीके के वर्ड्स इसके अंदर डालता है जिनका वर्ड मीनिंग बच्चे को नहीं आता है। वो सिर्फ इसलिए वो चेक करना चाहता है कि बच्चा आगे पीछे के जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनसे कितना समझ पाता है, इसका इंटेलेक्चुअल स्किल्स का डेवलपमेंट कितना हुआ है। चलो देखते हैं। एक उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये किस तरीके की होते हैं, या आपके 12th क्लास के लिए, स्पेशली 11th और 12th क्लास के लिए ये फैक्चुअल पैसेज भी हो सकते हैं। 3 तरीके के पैसेज हो सकते हैं। फैक्चुअल पैसेज यानी कि तथ्य आधारित पैसेज हो सकते हैं। मीन्स कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन हो सकती है अ सेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि कुछ तथ्य हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, कुछ रिपोर्ट्स हो सकती है जो सच थी, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, किसी का विवरण हो सकता है। और इसके सोर्स कहाँ से हो सकते हैं? ये जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ये न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल हो सकता है, मैगजीन्स का कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई ब्रोशर हो सकता है, कोई रेफरेंस बुक से लिया हो सकता है, या एनसाइक्लोपीडिया से भी ये पैसेज लिए जा सकते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है डिस्कर्सिव पैसेज। और डिस्कर्सिव पैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो हो सकती हैं ओपिनियंस, पर्सुएसिव टेक्स्ट, आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट और इंटरप्रेटिव टेक्स्ट। और इनके भी सोर्सेज हो सकते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं। जो थर्ड टाइप के हैं वो लिटरेरी मैसेज लिखा गया, ये पैसेज है। लिटरेरी पैसेज हो सकते हैं। हाँ, लिटरेरी में आप याद रखें कि ये सिर्फ पोएट्री सेक्शन से नहीं होंगे, ये प्रोज सेक्शन से ही रहेंगे। और ये क्या क्या हो सकते हैं? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन, कोई ड्रामा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बायोग्राफी वगैरह हो सकती है। और इनके सोर्स क्या हो सकते हैं? किसी नॉवल से लिए जा सकते हैं, कोई ड्रामा है वहाँ से लिया जा सकता है, शॉर्ट स्टोरीज वहाँ से कोई एक्सट्रैक्ट लिया जा सकता है,
बायोग्राफी से ये एक्सट्रैक्ट लिया जा सकता है, या अदर लिटरेरी बुक से ये एक्सट्रैक्ट लिए जा सकते हैं। तो ये डेफिनेटली जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो अनसीन पैसेज ही होता है आप लोगों के लिए। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो होता है वो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, एग्ज़ाम में आया जाता है। Important points that need to be taken care while solving comprehension passage। एक comprehension passage को solve करने के लिए किन important points को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी चेक करते हैं कि questions begin with following question words। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर WH वर्ड में से कौन सा वर्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर क्या हो सकता है, वो आपके माइंड में क्वेश्चन WH वर्ड को देखते ही, उस क्वेश्चन वर्ड को देखते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर किस टाइप का हो सकता है। तो वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए और बाद में इसके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन भी कीजिए। एक वर्ड है हु, जो आपने सुना है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कौन, किसने, किन्होंने, इस तरीके से। अब बात आती है कि अगर हु से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका हो सकता है इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन अबाउट ए पर्सन और पर्सन्स, यानी कि व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन देना हो सकता है। तो जैसे ही हु से क्वेश्चन आए तो आपका आंसर कहीं ना कहीं ये फिक्स हो जाना चाहिए, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है। मैंने पर्सन्स लिखा है, पर्सन्स का मतलब है कि इसके अंदर अगर हु ऑल से क्वेश्चन दे दे तो इसका मतलब हो जाएगा कौन कौन। जब भी किसी WH वर्ड के साथ में डैश लगाकर ऑल वर्ड लिख दिया जाए ALL तो इसका मतलब उसको रिपीटिशन हो जाता है। जैसे हु ऑल तो इसका मतलब है कौन कौन, हु ऑल इन्वॉल्व्ड इन दैट गेम, कोई भी चीज़ें हो सकती, कौन कौन शामिल था उस गेम में उस खेल में, तो उसमें मल्टीपल नाम्स आ सकते हैं, नेम आ सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ आया होगा कि हु अगर है तो उसका मीनिंग है कौन, किसने, किन्होंने, मीन्स कि व्यक्ति के बारे में आपको सूचना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, इस तरीके से। तो यहाँ भी आपको इंफॉर्मेशन देनी हो सकती है, इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस एटसेट्रा, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के संबंध में, रिलेशन में उनके ये पोजीशन की जगह पोजीशन मुझे लिखना था, उसके स्वामित्व की आपको इंफॉर्मेशन देनी हो सकती है कि ये सामान किसका है, हुज ऑफ दिस फोन, ये फ़ोन किसका है, तो आप उसके मालिक का नाम बताएंगे कि हाँ ये रवि का फ़ोन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पोजीशन को आप पोजीशन समझें, POSSESION, पोजीशन। नेक्स्ट है हुम। हुम का मीनिंग भी है किससे, किसको, किसके या किसे। अब यहाँ भी व्यक्ति के विषय में सूचना देनी है। इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन अबाउट ए पर्सन और पर्सन्स, यानी कि हु और हुम और हुज लगभग एक जैसे हैं, हु और हुम तो बिल्कुल ही एक जैसा है। नेक्स्ट बात करते हैं विच। विच का मतलब है कौन सा या कौन से। यहाँ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, थिंग, आइडिया, लिविंग बीइंग एटसेट्रा, मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ देनी पड़ेगी। विच से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है, किसी वस्तु के बारे में भी हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, विचार हो सकता है, या किसी लिविंग बीइंग उसके बारे में भी हो सकता है। मोस्टली जो विच है वो पर्सन्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें शायद हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट का हिंदी मीनिंग आपको पता ही है क्या होता है, कौन सा भी होता है, या इसका मीनिंग कौन सी भी होती है। और एक क्लास में मैं बताऊंगा कि व्हाट फॉर अगर आ जाए तो वो एग्जैक्टली वाई की तरह रिलेट किया जा सकता है, बिल्कुल एक्ट करता है वाई की तरह। तो यहाँ व्हाट का मतलब कौन, जैसे सिंपल एक क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट्स योर नेम, तो वहाँ क्या है नाम, तो व्हाट कहीं ना कहीं किसी चीज़ का नाम बताता है, ये बात आपको याद रखनी है। थिंग और आइडियाज़ के बारे में भी ये बात कर सकता है कि व्हाट, जैसे किसी पूछा जाए व्हाट, क्या कहा आपने, क्या हुआ, तो उस तरीके से भी किसी आइडियाज़ के बारे में इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है व्हेन। व्हेन का मतलब है कब, यानी कि टाइम के बारे में हो सकता है, किस समय हो सकता है। तो यहाँ किसी भी
तरह के टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर व्हेन से क्वेश्चन आया, सिंपली आपको समझ आना चाहिए, कोई ईयर का नाम, कोई ईयर बताना पड़ सकता है, कोई टाइमिंग, पर्टिकुलर टाइम जैसे 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, ये बताना पड़ सकता है। तो टाइम कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट वेयर, वेयर से ही पता चलता है कि ये किसके बारे में है। हिंदी मीनिंग होता है कहाँ। क्या होता है? कहाँ या किस जगह। तो सीधी सी बात है, ये किसके बारे में होगा? प्लेस के बारे में होगा। इन्फॉर्मेशन इज टू बी गिवन अबाउट द प्लेस, किसी विशेष स्थान के बारे में आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है वाई, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वाई का मतलब होता है क्यों, या आप इसको किस लिए भी समझ सकते हैं। इसका यूज कारण बताने के लिए किया जा सकता है। टू टेल द रीजन, टू टेल द कॉज, कोई कारण या रीजन बताने के लिए किया जा सकता है। एंड टू नो द रीजन एंड कॉजेज, मतलब कारण बताने के लिए भी या कारण जानने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। लेट्स सी सम मोर वर्ड्स। एक वर्ड है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, कितने, कितनी, किस साधन आदि के लिए, यानी कि इसके साथ कुछ और वर्ड्स भी जुड़ जाते हैं तो इसका मीनिंग कभी कभी चेंज हो जाता है। तो हाउ द वर्क इज डन, हाउ वाज द वर्क इज डन, ये काम कैसे हुआ है या कैसे हुआ था, उसको बताने के लिए किया जाता है। इसमें हाउ वाज द वर्क इज डन, ये इज नहीं आएगा यहाँ पर। द टाइप एंड मैनर ऑफ द वर्क, टू नो अबाउट एज एंड सिचुएशन, कार्य कैसे हुआ है, किस ढंग से हुआ, किस तरीके से हुआ, या उम्र या हालात जानने के लिए हाउ का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाउ मच। हाउ मच का हिंदी मीनिंग होता है कितना या कितनी। ये मात्रा या मूल्य बताने या जानने के लिए किया जा सकता है। टू नो और टू टेल अबाउट द क्वांटिटी एंड द प्राइसेस। जैसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए हाउ मच इज इट फॉर, कि ये कितने का है, किसी सामान को पकड़ के आपने पूछा कि ये कितने, हाउ मच इज इट फॉर, तो वहाँ आपको उसका प्राइस बताना पड़ेगा कि ये कितने का है। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मीनिंग है टू नो और टेल द नंबर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की संख्या जानने के लिए या बताने के लिए हाउ मैनी का यूज़ किया जा सकता है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग टू नो और टेल द टाइम ड्यूरेशन, यानी कि समय अवधि को बताने या जानने के लिए हाउ लॉन्ग का यूज़ किया जाता है। जैसे हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच योर होम, कि आपको कितना समय लगता है घर पहुंचने में, तो आप बताते हैं इट टेक्स 1 hour 2 hour और वट एवर। तो यहाँ समय अवधि को जानने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाउ फार। फार का मतलब भी आपको पता है दूरी से है, तो इसका मीनिंग है कितनी दूर। तो दूरी से संबंधित सूचना के लिए इसको किया जाए इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड। ओल्ड का मतलब ही होता है पुराना, तो यहाँ इंफॉर्मेशन अबाउट एज, एज ऑफ पर्सन और एज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। फ़ोन, हाउ ओल्ड इट इज़ योर फ़ोन, कि आपका फ़ोन कितना पुराना है। हाउ ओल्ड आर यू, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैनी टाइम इट इज़ यूज्ड टू आस्क कि आप कितने साल के हैं। तो ये उम्र बताने के लिए किया जा सकता है, या कोई भी सामान आपका कितना पुराना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ ऑफन, और हम इसको ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है, ऑफ टी साइलेंट भी रहता है। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब है कितनी बार या कब कब। आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रीक्वेंसी या रिपीटिशन, कोई भी कार्य जो है वो कब कब किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बारंबारता हिंदी में इसको बोलते हैं, तो उसके बारे में बताने के लिए किया जाता है। हाउ ऑफन यूज टू गो टू योर होम, कि अगर आप विदेश में रह रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि कब कब आप घर पे जाते हो, तो आप बताते हो ओकेजनली आप जाते हैं, या कोई ओकेजन वगैरह, त्यौहार, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तब आप जाते हैं। तो हाउ ऑफन का मतलब कब कब जाते हैं, कोई भी काम है उसको कब कब दोहराते हैं। लास्ट है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो लास्ट है फॉर व्हाट और व्हाट। ये मैंने आपको उसमें बताया था व्हाट फॉर या फॉर व्हाट, तो इसके लिए हो सकता है कि ये एग्जैक्टली वाई की तरह काम कर सकता है। फॉर व्हाट, क्यों, किस लिए, है ना। तो इसका आंसर भी क्या है, भाई कॉज या रीजंस बताने के लिए किया जाए। टू टेल और टू नो अबाउट द रीजंस एंड कॉजेज। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जनरली। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अदरवाइज आप जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें भी ये लिखा रहेगा रीड द पैसेज केयरफुली, लेकिन मैं यहाँ आपको उल्टा कह रहा हूँ कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली फर्स्ट देन पैसेज। और आप याद रखें कि पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं
और उसके बाद में पैसेज पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी किन किन चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, और जैसे ही जब आप तुरंत पैसेज पढ़ेंगे तो आपके जो आंसर है वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको समझ आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इसके आंसर ये हो सकते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर पैसेज को पढ़ना है, दोबारा से फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, और फिर आंसर्स आपको करने हैं। यू मे गेट सम डिफिकल्ट वर्ड्स, भी हो सकता है आपको कुछ इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स मिले जिनसे आप कभी एनकाउंटर ही नहीं हुए, आपका परिचय कभी इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। तो नो नीड टू बी वरी, नॉट टू वरी, आपको चिंता नहीं करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड मीनिंग, उन शब्दों के मीनिंग आपको जानने की कोशिश करनी है थ्रू गैस और प्रिजम्पशन। तो प्रिजम्पशन से आपको अनुमान लगाना है, गैस करना है, उसके आगे पीछे के जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसके भाव से समझने की कोशिश करनी कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। अंडरस्टैंड द टेंस, टेंस को समझना है कि कौन से टेंस में पैसेज है, वो लाइन जो आपका आंसर हो रहा है, या उस क्वेश्चन को आपको समझना है कि ये कौन से टेंस में पूछा जा रहा है। आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको आंसर भी उसी टेंस में ही करना है। आंसर द क्वेश्चन टू द पॉइंट एंड इन करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको जो आंसर है वो घुमा फिरा के लंबा स्ट्रेच नहीं करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, टू द पॉइंट उसका आंसर करना है एक लैंग्वेज बनाते हुए, और ग्रामेटिकली वो आपकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, यानी कि उसमें हेल्पिंग वर्ब्स, प्रपोजिशंस, टेंसेस, उनका सही यूज़ किया जाना चाहिए। इन MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यूज़ योर एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उन ऑप्शंस में 2 तो बिल्कुल ही ऐसे रहेंगे जो रिलेवेंट ही नहीं है, तो उन पे टाइम वेस्ट ना करके आप पैसेज में पढ़ने से पहले ही एक बार क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो आंसर, जैसे कि मान लो अगर उसने कहा कि कोई काम है, कोई घटना है, कब हुई, और वहाँ पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी, तो आपको समझ आएगा कि इसमें पूछा गया है, टाइम फ्रेज है कि कब हुई। कब का मतलब वैन, वैन का मतलब है कि आपको टाइम रिलेटेड आंसर करना है, और वहाँ उत्तर दिया गया है, एक में पहले दिया महात्मा गांधी, दूसरे में जवाहरलाल नेहरू, तो आपको पता है कि वैन से तो महात्मा गांधी इसके आंसर नहीं हो सकते, वो तो अगर हु से होता तो कुछ हो सकता था। तो यहाँ 2 तो आपके आंसर एनालिटिकल स्किल्स आपने यूज़ किए, विश्लेषण आपने किया कि ये तो आंसर नहीं। अब आ गए उसमें 2 चीज़ें, अब उसमें लिखा है 1980 या 2019, तो अब यहाँ 2 समय दिया गया है, तो अब इनमें हो सकता है कि दोनों में से आपका एक आंसर हो। तो इस तरीके से आप आपके एनालिटिकल स्किल्स को यूज़ करते हुए आप इसको करें। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कुछ, जब आप आंसर करते हैं, वाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन, हाउ टू कम अप विद द टेंसेस प्रॉब्लम, कि आपको जो टेंसेस हैं उसमें कई बार जब आप अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, बनाते हैं, तो आप गलत कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेंस रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके आंसर्स क्या रहेंगे, किस तरीके से आप उनके आंसर्स कर सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और इनको नोट डाउन कीजिए। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ फॉर टुमारो विल बी डिस्कस्ड। Thank you for watching this.